हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को किया। एनसीईआरटी 12th मैथ का डिटर्मिनेंट का चैप्टर चल रहा था और उसकी 4.1 एक्सरसाइज मैंने करवा दी थी। आज मैं 4.2 स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिसमें कि हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक्सरसाइज है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पेंडिंग ना छोड़ें। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल को करके देखें। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता होता है और हर साल आएगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल भी करेंगे आज और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा अनचेंज रहेगी, ठीक है। मतलब इसका ये रहेगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। ट्रांसपोज आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसपोज और सिंपल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम होता है। नोटेशन देनी हो तो इस तरीके से दे सकती हो कि ए जो है डिटर्मिनेंट ए डैश डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए, दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑलवेज आर इक्वल। सेकंड के द इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर कोई भी दो रोज़ डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज़ को हम इंटरचेंज कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे डिटर्मिनेंट के। जैसे मैंने एक एग्जांपल उठाया, आप देख पाएँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का 3 इंटू 3 की एक डिटर्मिनेंट मैंने ली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो और सेकंड रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अगर एक इंटरचेंजिंग कर रहे हो तो एक नेगेटिव साइन आएगा। अगर मान लो इसके बाद अगर आप एक और इंटरचेंजिंग करोगे, सपोज करो कि सेकंड रो और थर्ड रो को भी इंटरचेंज कर दिया तो फिर से एक नेगेटिव आ जाएगा, विच इज़ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार इंटरचेंजिंग करोगे उतनी बार नेगेटिव साइन बाहर आता जाएगा, ठीक है। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी आएगी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के सेम हो जाएं, आइडेंटिकल मीन्स सेम हो जाएं, तो उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। अगर सपोज करें ये A1 A2 A3 आप देख पा रहे हैं, अगर ये भी A1 A2 A3 हो जाता, ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम दिखती। तो आप सोल्व करके चेक करना कि उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब ये दो रो सेम हो गई, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट और सेकंड रो के एलिमेंट सेम हो गए, तो ऑपरेशन मैंने पिछले एक्सरसाइज में लगाने सिखाए थे। जब ऑपरेशन लगाओगे तो एक रो पूरी तरह जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप अगर सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करो या फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करो तो सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर या तो फर्स्ट रो जीरो हो जाएगी या फिर सेकंड रो जीरो हो जाएगी माइनस करने के बाद, अकॉर्डिंगली जैसा ऑपरेशन लगाया जाएगा, ठीक है। अगर एक रो पूरी तरह या एक कॉलम पूरी तरह जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। इसी से ही मिलती जुलती प्रॉपर्टी मैं एक और बताऊंगा, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। पहले फिफ्थ पढ़ लेते हैं, फिर फोर्थ की बात करूंगा, ठीक है। इफ़ corresponding element of any two rows of a determinant are proportional or in same ratio या फिर सेम रेशियो में हो, then its value is zero। इसको समझने के लिए मैं इसी एग्जांपल का सहारा लेता हूँ, ठीक है।
जो बात मैं इसमें बताऊंगा इस पांचवी प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये वैल्यू है 111, ठीक है, और सेकंड रो क्या है 444, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड रो है वो मल्टीपल ऑफ फर्स्ट है। अगर मैं इसमें से अब 4 कॉमन निकाल लूँ तो इसका मीनिंग ये रहेगा ये 111 है और ये भी 111 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड रो में से मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया। इससे पहले बात क्या मैंने कही कि फर्स्ट रो अगर सारी की सारी 111 थी और ये 444 थे तो इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड का मल्टीपल थी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने यहाँ से 444 कॉमन निकाला तो आपने देखा कि 111 ये भी क्या हो जाएगा 111। तो ये तो प्रॉपर्टी थर्ड हो गई कि जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गई, ठीक है। अगर ये आइडेंटिकल हो गई तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक है। तो यही बात फिफ्थ में बोली गई है कि अगर वो सेम प्रपोर्शन में हो, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, देखो ज़रूरी नहीं है मैं रो के अकॉर्डिंग ही बात करूँ, कॉलम के अकॉर्डिंग भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। तो उनका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल से और समझाऊंगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ख़त्म होते ही मैं एक एग्जांपल और सेट करूंगा जिसमें आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। एक एक करके सारी प्रॉपर्टी का यूज़ करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो पेंडिंग रह गई थी वो बता देते हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के देन द वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। ये कह रहे हैं कि अगर एक रो में किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या एक कॉलम में किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी के मल्टीपल हो जाएगी। मतलब आंसर उसका जो भी आना था पहले, अब वो आंसर के की मल्टीप्लाई होके आएगा, समझे, ठीक है। देखो किस तरीके से, अगर इसको मैं इस रो को के से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो इसकी वैल्यू आनी है, ठीक है, के से मल्टीप्लाई करने के बाद उस आंसर के साथ वो मल्टीपल ऑफ के लगा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। मतलब उसकी के टाइम्स वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, के गुना कह लो चाहे, ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ। हाँ जी इसको भी समझाएंगे बाय एग्जांपल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है देखना। इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज sum of two or more terms then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। इसमें ये बोला गया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम, ठीक है, एक्सप्रेस किए गए हों सम ऑफ टू और मोर टर्म्स की फॉर्म में, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा टर्म की फॉर्म में अगर किसी रो या कॉलम को लिखा गया हो तो उनको उन डिटर्मिनेंट्स को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग करके कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखना, जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है मैंने सेट किया, आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट रो को टू और मोर एलिमेंट के सम में लिखा है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 जो एलिमेंट हैं उनको उसने एज इट इज़ रखा है, लेकिन जो एडिशन में थे उनको अलग अलग करके दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से इस्तेमाल होगी, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, कहीं इसको आप ये सोच लो कि ये डबल हो जाएंगे कि B1 और B1 दो बार आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब कुछ जो मैंने एग्जांपल दिया इस प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से ही होगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो इस प्रॉपर्टी में मैं ये मतलब इस एग्जांपल पे ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन में ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू को हमें प्रूव करना है कि ये 0 होगा, ठीक है। देखिए कैसे, हमें क्या गिवन है, एलिमेंट ए बी सी, ये सम ऑफ टू और मोर टर्म्स है, ठीक है, और ये एक्स वाई जेड गिवन है, ठीक है।
देखो तो मैं इसको इस टाइप से लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये देखिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स की एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। अब जैसे कि मैंने पहले प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कुछ, उसका अगर यूज़ करें तो देखो कैसे यूज़ हुआ। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये दो रोज़ सेम होगी, दो रोज़ आइडेंटिकल होगी ना, क्योंकि इनके एलिमेंट क्या हो गए, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए, कोरस्पॉन्डिंगली सेम हो गए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमें ये कहती थी कि अगर दो रोज़ आइडेंटिकल हो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो उस टाइम पे उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, डायरेक्ट बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके अंदर चेक करो, आप देख पाओगे कि सेकंड रो और थर्ड रो, मीनिंग अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं थर्ड रो को तो वो सेकंड रो बन रही है। इसका मतलब वो एक मल्टीपल है। ठीक है, ये मल्टीपल वाला भी मैंने बताया था कि अगर दो रोज़ या दो कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल हो तो भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है। देखो कैसे होता है, अब इसको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। अब देख पाओगे कि इसको अगर मैं, आप देख पा रहे हो इसमें से 2 कॉमन अगर ले लूँ तो वैल्यू पता है क्या बचेगी, ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगा कि दो रोज तो सेम होगी, आइडेंटिकल होगी ना, तो इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये प्रॉपर्टी भी तो मैंने लगाई थी ना इस पे अभी, ठीक है, सेम एज इट इज। इसका मतलब ये वैल्यू भी जीरो होगी, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो प्लस 2 इंटू जीरो विच इज़ जीरो। बस इसी तरीके से प्रूव करना था। अब आपको इस फिफ्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करना भी आ गया होगा कि अगर दो रोज़ के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाएं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना आपको आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं कुछ और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ 4.2 के। कुछ एक क्वेश्चन मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, उनको ध्यान से समझिएगा। आज मैं स्टार्टिंग करवा देता हूँ, इस पर मतलब 1-2 वीडियोस और बनाऊँगा मैं। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन जितने ज़्यादा अच्छे से हो जाए उतना बढ़िया। बाकी खुद करके देखोगे और अच्छे से समझ आएगा, प्रॉब्लम्स आएगी, समझोगे तब अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का, लिखा ये हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एग्जाम एक्सरसाइजेज 1 to 7। पहले 7 क्वेश्चंस में हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और एक्सपेंड भी नहीं करना, मतलब डिटर्मिनेंट को सोल्व भी नहीं करना, उनको सोल्व किए बिना प्रूव करनी है। ये बातें कैसे बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो इस पर रो ऑपरेशन की जगह कॉलम ऑपरेशन लगाएं तो ज़्यादा इजी हो रहा है। देखो कैसे, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो कुछ इस तरीके से मैं करवा रहा हूँ कि अगर फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान होगा पिछली बार मैंने ये बातें बताई थी कि जिसके अंदर चेंज किया जाए उसे यहाँ रखा जाएगा, और उस कॉलम में किस कॉलम का इफ़ेक्ट चाहिए और कितने से मल्टीप्लाई चाहिए, इस तरीके से हमें उसको कोर्स मतलब अकॉर्डिंगली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कॉलम फर्स्ट के अंदर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो
इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में दोनों कोरस्पॉन्डिंग कॉलम ऐड हो जाएं, फर्स्ट कॉलम में इफेक्ट आए तो ये वैल्यू कुछ ऐसी दिखेगी। लेकिन हमें सिर्फ इफेक्ट फर्स्ट कॉलम में चाहिए था, तो सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़ हो गए। ठीक है, अब आप एक बात ये देखो कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम। जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी 6 की 6, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो कोरस्पॉन्डिंगली रो पे अप्लाई हो रही है वो कॉलम पे भी अप्लाई होंगी। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम अगर सेम मीन्स आइडेंटिकल हो चुके हैं तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वैल्यू इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना था। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन ये है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, शो करना है कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व करें अगर, देखना पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है उसको दोबारा लिख लेते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अगर पिछली प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए बात करें तो इसको हम चाहे रो से सोल्व कर लो चाहे कॉलम से, दोनों से बता देता हूँ। देखना, फर्स्ट रो में अगर बाकी की रो को ऐड कर दिया जाए, सारी की सारी रो ऐड कर दी जाए। ठीक है, देखो कैसे, मान लो मैंने फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो तीनों को ऐड कर दिया होता तो मैं क्या देखता कि B से B कैंसिल हो जाता, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, वैल्यू 0 हो जाती उस एलिमेंट की, इधर वाले एलिमेंट की। फिर इसके बाद C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, यहाँ भी C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B। ऐड करने पर ऐसा होगा। ठीक है, ऐसी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम भी, मतलब A से A, B से B, C से C, इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। चाहे आप कॉलम के अकॉर्डिंग करो चाहे आप करो रो के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन दोनों टाइप से हो सकता है। देखो मैंने जो अभी बताया उसको यूज़ कैसे करना है, R1 में चेंज करेंगे और तीनों रो को मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, देखो इसका यूज़ कैसे करना है ध्यान से समझना। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो तीनों को ऐड करना है, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करके यहाँ लिखा है क्योंकि मुझे फर्स्ट रो में चेंज चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड में चेंज चाहिए तो फर्स्ट में चेंज चाहिए तो थर्ड एलिमेंट कैसा बनेगा, c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस उसके बाद b माइनस सी। ठीक है, एलिमेंट में थोड़ा सा गैप रखा करो बीच में ताकि पता लगता रहे कि ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है। ठीक है, बाकी सेम रहेंगे, बाकियों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जो ऑपरेशन लगाया था सिर्फ R1 के लिए लगाया था। ठीक है, c माइनस ए माइनस बी, सिमिलर वे में c माइनस ए माइनस बी,
बी माइनस सी। आप देख पाएंगे इसमें बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी एलिमेंट अकॉर्डिंगली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू फर्स्ट रो की हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 0 और ये भी 0, बाकी एलिमेंट हो गए एज इट इज़। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी ये यूज़ होगी कि अगर कोई भी एक रो या कॉलम 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। उसके बाद आगे थर्ड जो इसका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें किस तरीके से इसका यूज़ करना है प्रॉपर्टी का वो बता देते हैं। शो ये करना है तो पहले मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ। ये इसको शो ये करना है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हमें प्रूव करनी है। ठीक है, देखो कैसे करें। अगर फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो देख पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 265 में से माइनस होगा, यहाँ रह जाएगा 63। फिर यहाँ अकॉर्डिंगली ये इसमें से माइनस होगा, यहाँ रह जाएगा 72, और ये इसमें से माइनस होगा, ये रह जाएगा 81। ठीक है, यहाँ क्या रह गया 63, यहाँ रह गया 72 और यहाँ रह गया 81। तो 7 × 9 होता है 63, 8 × 9 होता है 72, 9 × 9 होता है 86। इसका मतलब जो यहाँ कॉलम बचेगा वो इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, इसका मल्टीपल होगा वो। ठीक है, कैसे, देखो मैं थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दूँ तो हमारे पास ये बचेगा। थर्ड कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है 63, 72 और 81। उसके बाद आप देख पाएंगे कि इसके अंदर से हम अकॉर्डिंगली 9 कॉमन ले लेते हैं पूरे एक किस में से, कॉलम में से। ठीक है, तो 9 कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बची वो क्या थी, 2 3 5 7 8 9। यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 7 8 9। लो जी, दो कॉलम हो गए आइडेंटिकल, सो देयर वैल्यू इज़ 0। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक बार आप खुद ट्राई करके देखें। ठीक है, तो मैं इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो आगे जो क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़े बहुत खुद ट्राई करोगे तब आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा आप खुद करें, पांचवा मैं बता देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन समझो सभी। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, b + c, c + a और a + b, q + r, r + p, p + q और y + z, z + x, x + y। इसकी वैल्यू इक्वल प्रूव करनी है किसके, डबल ऑफ ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के। ठीक है, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से इसकी लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा लिख रहा हूँ,
देखो आगे से आगे क्वेश्चन 4.2 में टिपिकल होंगे, ठीक है, लेकिन वो तभी समझ आएंगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की गई होगी। शुरुआती क्वेश्चन में जो ऑपरेशन लगाने हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, उन प्रॉपर्टीज़ को, उन ऑपरेशंस को अच्छे से पहले करके देखो, ठीक है। अगर उन ऑपरेशंस की अच्छे से तैयारी होगी, मतलब कहने का क्या है कि अच्छे से अप्लाई आपको करना आएगा, तो ही आप आगे आने वाले क्वेश्चन को ढंग से सोच पाएंगे कि मैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूं जिससे कि वैल्यू हमारी आ जाए, जिससे कि जो आंसर हम फाइंड करना चाहते हैं आ जाए। देखो नंबर हमेशा प्रॉपर्टी के मैटर करेंगे। करने को हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट सोल्व करके भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी उसी के ही मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट डिटरमिनेंट सोल्व करने के आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे जो कंप्लीट उस पर लिखे हुए होंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ही मैटर करेगी, तो प्रॉपर्टी और ऑपरेशन, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ऑपरेशन लगाया हुआ ही मैटर करेगा, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, पहले इस पे एक इस तरीके से मैं एक इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ऐसा ही क्यों किया आपको अभी पता लग जाएगा। देखो मैंने फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट और सेकंड रो को ऐड करके थर्ड रो को माइनस करना है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ कैसे, b प्लस सी प्लस ए को ऐड किया और a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सिमिलर वे में सेकंड एलिमेंट लिखूँगा, थोड़ा सा गैप रख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, मिक्स ना करना। कॉपी में भी जब आप नोट करोगे तो थोड़ा गैप ज़रूर रखना ताकि साफ पता लगे। थर्ड रो के एलिमेंट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम वे में इसको y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, थोड़ी जगह कम रहेगी, कोई बात नहीं, हाँ जी। तो बाकी एज इट इज सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, फिर ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक है। लो जी, वैल्यू कुछ कैंसिल हो रही हैं, ए से ए कैंसिल होगा तो बी से बी भी कैंसिल होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 2c। इसी तरीके से p से p और q से q कैंसिल हुआ तो ये क्या रहेगी 2r। और सिमिलर वे में x और y से y कैंसिल होकर वैल्यू रहेगी 2z, ठीक है। तो क्या वो रह गया c प्लस ए प्लस बी आर प्लस पी। कई बार क्वेश्चन के आंसर पे जो प्रूव करना होता है, देखो प्रूव करने में ही हमें आंसर का पता लगेगा ना कि राइट साइड में हमें प्रूव क्या करना है। जो प्रूव करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन भी यूज़ करने होते हैं। हो सकता है इसमें कुछ और ऑपरेशन यूज़ करके हम वैल्यू को निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल लेके आना है, तो यहाँ पे इस ऑपरेशन को लगाना हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो यहाँ से अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आने के बाद वैल्यू जो बची वो क्या बची, सी आर जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ठीक है। हाँ जी, तो एक काम करें, अब वैल्यू को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें कि आप देख पाओगे कि अगर c को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें से r कैंसिल हो जाएगा, इस रो में सब्ट्रैक्ट करें इस रो को तो z सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी ये यूज़ कर रहा हूँ कि R2 में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंगली R2 में चेंज करना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट और थर्ड रो को हम एज इट इज़ रखेंगे और सेकंड रो में चेंज करेंगे। जब
सेकंड रो में फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें आर कैंसिल हो जाएगा, पी रह जाएगा, इसमें जेड कैंसिल होके एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आ गई, बाकी थर्ड रो एज इट इज़ आ गई। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके और लिख देता हूँ। क्या इसको, ये ब्रैकेट लगाई है, ये मैट्रिक्स का साइन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको मैं दो अलग अलग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी लास्ट बताई थी कि सम और टू और मोर टर्म्स को हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा इसमें बेनिफिट क्या है वो अभी पता लग जाएगा। ध्यान रखना ये ब्रैकेट है, मैट्रिक्स का साइन नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से सी आर जेड ए पी एक्स बी क्यू वाई। ठीक है, आप देख पाएंगे ये दो रोज़ सेम हो गई, तो इसलिए इसका तो मैंने डिटर्मिनेंट कर दिया 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो बाकी बचा ये पार्ट, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, लो जी, ये वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू बची वो क्या थी, देख लो, ये बचा 2 डिटर्मिनेंट ऑफ सी आर जेड ए पी एक्स और बी क्यू वाई। चेक कर लेते हैं कोई कमी रह गई हो इसके अंदर और जो आंसर मैंने निकालना था। ठीक है, तो देखें एक बार आंसर क्या था हमारे पास। देख पाएंगे सी आर जेड सबसे नीचे है और यहाँ पे सी आर जेड क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, तो इसी तरीके से और देखें एक बी क्यू वाई सबसे नीचे है, तो बी क्यू वाई इसके अंदर बीच में। इसका मतलब मुझे दो चेंजिंग करनी पड़ेंगी। क्या कि इस रो को मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, इस रो को इधर लेके आना पड़ेगा, इस रो को इधर, मतलब दो चेंजिंग करनी पड़ेंगी। कि फर्स्ट को किससे चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट को हम चेंज करेंगे सेकंड से, फिर जो सेकंड बनेगी उसको चेंज करेंगे थर्ड से। ठीक है, तो दो चेंजिंग के लिए क्या आएंगे, दो बार नेगेटिव बार आएंगे, तो दो बार नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, देखो अगर चाहो तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। पहले एक चेंज करके दिखाता हूँ। एक चेंज मैंने क्या किया, फर्स्ट को थर्ड से सेकंड से मैंने चेंज कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड रो से चेंज कर रहा हूँ। ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई। ठीक है, अभी एक चेंज की है। अब आप देखो क्या कमी रहेगी इसमें। देखो कमी ये रहेगी कि इसमें बी क्यू वाई बीच में और सी आर जेड लास्ट में है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सी आर जेड बीच में है और बी क्यू वाई लास्ट में। तो एक चेंज और कर देते हैं, तो एक नेगेटिव और बार आएगा, तो वैल्यू होगी ओवरऑल पॉजिटिव। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट बाकी जो 7 तक क्वेश्चन है टोटल आप खुद करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं वो अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।